नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, हाल ही में पंजाब में पैदा हुए हिंदू सिख तनाव की तात्कालिक वजह शिवसेना है, जो महाराष्ट्र में लगे दाग धोने के लिए खुद को आरएसएस और भाजपा से बड़ा हिंदू साबित करना चाहती है। लेकिन 1973 के अनंतपुर साव प्रस्ताव और 1980 से 1992 तक के हिंदुओं सिखों में अविश्वास के दौर के बावजूद पंजाब के हिंदू सिख मिलजुल कर रहते आए हैं। इसी हिंदू सिख एकता की बदौलत 1967 से लेकर के 2017 तक भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल गठबंधन ने 7 बार साझा सरकारें चलाई। हालांकि यह बात भी उतनी ही सही है कि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि वे अकेले चुनाव लड़कर के कभी सत्ता में नहीं आ सकते थे। इसका ताजा प्रमाण तब मिला जब कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद अकाली दल ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से आरएसएस के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करवाया, जिसमें कहा गया था कि आरएसएस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और दूसरे धर्मों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहा है। यह भाषा मुस्लिम संगठनों की भाषा थी। सच यह है कि अकाली दल जब जब सत्ता से बाहर होता है, हिंदू सिख विवाद पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन 2022 के चुनाव नतीजों ने खालिस्तान आंदोलन को फिर से जिंदा कर दिया है। 29 अप्रैल को पटियाला में शिवसेना ने भीतर ही भीतर पनप रहे खालिस्तान आंदोलन को देश के सामने ला दिया है। यह अंदर ही अंदर गुरुद्वारों में पनप रहा था, लेकिन 2021 के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आरएसएस विरोधी प्रस्ताव के बावजूद हिंदू सिख का मुद्दा नहीं बन पाया था। इसकी बड़ी वजह यह है कि पंजाब के सिख भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि आरएसएस ने ही आजादी से ठीक पहले 1947 में 2 बार स्वर्ण मंदिर को मुस्लिम लीग के हमले से बचाया था। भारत विभाजन के समय भी आरएसएस ने बड़ी संख्या में सिखों की जान बचाई और पंजाब की सिख आबादी को मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली भीड़ के हमलों से बचाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। पश्चिम पंजाब से उजड़कर लाखों सिख शरणार्थियों के भोजन पानी की व्यवस्था भी उस समय आरएसएस ने की थी। उस समय लाहौर से अंबाला शिफ्ट हुए अंग्रेजी के अखबार दी ट्रिब्यून ने लिखा था कि पंजाब हिंदुस्तान की स्वॉर्ड आर्म यानी तलवार जैसी बाजू है और आरएसएस पंजाब की स्वॉर्ड आर्म यानी तलवार जैसी बाजू है। ट्रिब्यून बाद में अंबाला से चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ। मानिक चंद्र वाजपेयी और श्रीधर प्राणकर ने अपनी पुस्तक विभाजन के दिन आरएसएस की उग्रगाथा में स्वर्ण मंदिर पर होने वाले उन दोनों हमलों का विस्तार से जिक्र किया है। पहला हमला 6 मार्च 1947 की रात को हुआ था। वह किताब में लिखते हैं, यह 6 मार्च की एक भयानक रात थी। मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड्स की वर्दी पहने मुसलमानों की एक भीड़ अमृतसर के शेरावाला गेट से चौक फुआरा की तरफ बढ़ रही थी। उसका निशाना प्रसिद्ध कृष्णा कपड़ा बाजार और पवित्र दरबार साहब था। लेकिन जैसे ही वे चौक फुआरा पहुंचे, निक्कर वालों ने उन पर लाठियों, तलवारों, भालों, चाकुओं और बमों से चारों तरफ से जोरदार हमला कर दिया। वे स्वयंसेवकों के पिछले रिकॉर्ड से इतना डरे हुए थे कि धूम दबाकर भाग गए। यहां यह बता दूं कि फुआरा चौक स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने है। वाजपेयी और पराड़कर ने लिखा है कि आरएसएस के स्वयंसेवकों ने कृष्णा बाजार और दरबार साहब दोनों को विनाश से बचाया। दरबार साहब को हर समय किसी भी हमले से बचाने के लिए आरएसएस ने 75 स्वयंसेवकों को फुआरा चौक पर पोस्ट किया था। इन सभी 75 स्वयंसेवकों के नाम और पते सहित पूरी सूची भी इस पुस्तक के एनेक्चर में दी गई है। दरबार साहब की रक्षा के लिए आरएसएस के अभियान का नेतृत्व शाम की शाखाओं के प्रमुख डॉक्टर बलदेव प्रकाश ने किया था, जो बाद में 2 बार अमृतसर से सांसद भी चुने गए। डॉक्टर बलदेव प्रकाश के साथ शहर के प्रचारक डॉक्टर इंद्रपाल और सुबह की शाखाओं के प्रभारी गोवर्धन चोपड़ा सहायकों की भूमिका में थे। दरबार साहब पर मुस्लिम भीड़ ने दूसरा हमला 9 मार्च को फिर किया, ठीक 3 दिन बाद।
वाजपेयी और प्राणकर ने इस घटना का विस्तार से जिक्र करते हुए लिखा है कि उस दिन 9 मार्च 1947 को वर्दीधारी मुस्लिम नेशनल गार्ड्स के सैनिक तीन तरफ से गुरुद्वारे की ओर बढ़ने लगे। एक बड़ा दल मुस्लिम लीग के गढ़ कटरा करम सिंह से, दूसरा नमक मंडी से और तीसरा शेरावाला दरवाजे से आगे बढ़ रहा था। ये सभी हथियारबंद थे। जब यह खबर गुरुद्वारे में पहुंची तो उस समय वहां मुट्ठी भर सेवादार थे और वे डर गए थे। दुर्भाग्य से लगभग 100 निहत्थे तीर्थ यात्री भी अंदर फंसे हुए थे। उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था और कर्फ्यू के कारण वे बाहर नहीं जा सके। स्थिति की सूचना मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों से सिखों के जत्थे रवाना हो गए थे, लेकिन सशस्त्र पुलिस कर्मियों ने उन्हें अमृतसर से बाहर ही रोक दिया। यह मुस्लिम लीग के साथ साजिश करके किया गया था। गुरुद्वारा से आरएसएस की पंजाब राहत समिति के कार्यालय में फोन आ रहे थे कि मुस्लिम भीड़ दरबार साहब की तरफ बढ़ रही है और स्वर्ण मंदिर खतरे में है। क्या आप स्वयंसेवक हमारी सहायता के लिए नहीं आएंगे? यह दरबार साहब से फोन करके आरएसएस के हेडक्वार्टर में कहा गया, जो उस समय पंजाब राहत समिति का हेडक्वार्टर बन गया था। और उसके प्रभारी दुर्गादास खन्ना ने ग्रंथियों को आश्वासन दिया कि घबराओ मत, स्वयंसेवक वहां पहुंच गए हैं और उन्होंने हर गली में मोर्चा संभाल लिया है। कुछ भी हो, हम पवित्र दरबार साहब को कुछ नहीं होने देंगे और इस बार हमलावरों को सबक सिखाया जाएगा। तीनों तरफ से मुस्लिम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन स्वयंसेवक भी सतर्क थे। डॉक्टर बलदेव प्रकाश भी स्वयंसेवकों की एक टीम के साथ वहां मौजूद थे। हर मोहल्ला और हर घर पहले से ही किले में तब्दील हो चुका था। इस बार की योजना सिर्फ आत्मरक्षा की नहीं, बल्कि जवाबी हमला करने की थी। पहला टकराव चौक फवारा में हुआ, जहां मुस्लिम भीड़ को मामूली लड़ाई के बाद ही पीछे हटना पड़ा। अन्य सभी जगहों पर भी मुस्लिम भीड़ को पीछे हटना पड़ा। अब हमलावर भाग रहे थे और रक्षक उनका पीछा कर रहे थे। हर हर महादेव और सत श्री अकाल के नारों से पूरा शहर गूंज उठा था। 1949 में छपी प्रोफेसर A.N. बाली की पुस्तक नाउ इट कैन बी टोल्ड, यानी अब यह बताया जा सकता है, में विभाजन के समय लाहौर में हुए दंगों का आंखों देखा हाल है। प्रोफेसर A.N. बाली उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाते थे। पुस्तक की भूमिका मास्टर तारा सिंह ने लिखी थी। आजादी के समय मास्टर तारा सिंह सिखों के लिए अलग सिखिस्तान की मांग कर रहे थे, जो अब खालिस्तान बताया जा रहा है, पहले उस समय सिखिस्तान था। इसे मास्टर तारा सिंह ने बाद में एसजीपीसी को सिखों की सर्वोच्च संस्था बनवाने और अकाली आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस पुस्तक में विस्तृत ब्यौरा है कि कैसे आरएसएस ने बड़ी संख्या में सिखों और हिंदुओं को बचाया। बाली लिखते हैं, लाहौर और अमृतसर में पुलिस ज्यादातर मुस्लिम लीग माइंडेड थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि गांवों से सिख स्वर्ण मंदिर को बचाने के लिए आ गए थे, लेकिन बॉर्डर पर ही पुलिस ने उसे रोक लिया। यह साबित करता है कि अमृतसर और लाहौर की पुलिस उस समय मुस्लिम लीग माइंडेड थी। इस स्तर पर लोगों के बचाव में आरएसएस के युवक सामने आए। उन्होंने सूबे के हर कस्बे के हर मोहल्ले में हिंदू और सिख महिलाओं और बच्चों को खतरनाक इलाकों से निकालकर सुरक्षित केंद्रों तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने ही उनके भोजन, चिकित्सा, कपड़े और देखभाल की व्यवस्था की। यहां तक कि विभिन्न शहरों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बनाई गई, क्योंकि भागते हुए मुसलमान आग लगा रहे थे। जब सारा पंजाब जल रहा था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गवर्नर जनरल मुस्लिम लीगियों पर कार्रवाई की इजाजत नहीं दे रहे थे और कांग्रेस के नेता नई दिल्ली में बेबसी से लड़ रहे थे। तब आरएसएस के लोगों ने ही पंजाब के लोगों की रक्षा की। और अब आपको जाते जाते बताता हूं कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद जाने माने स्तंभकार और लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह ने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था, दिल्ली और अन्य जगहों पर इंदिरा गांधी की हत्या से पहले और बाद में
आरएसएस ने हिंदू सिख एकता को बनाए रखने में एक सम्मानजनक भूमिका निभाई। 1984 में कांग्रेस के नेताओं ने भीड़ को उकसाया और 3000 से ज्यादा सिखों को मार डाला। उन कठिन दिनों में साहस दिखाने और असहाय सिखों की रक्षा करने के लिए मुझे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को श्रेय देना चाहिए, ये खुशवंत सिंह ने लिखा। फिर आगे वे लिखते हैं, खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने गरीब टैक्सी चालकों की मदद के लिए कुछ जगहों पर हस्तक्षेप किया। मित्रों, इसमें कोई शक नहीं कि कनाडा और पाकिस्तान एक बार फिर खालिस्तान आंदोलन को हवा दे रहे हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। 29 अप्रैल को खालिस्तान समर्थक सैकड़ों सिख पटियाला की सड़कों पर तलवारें लहराते हुए और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुलकर सामने आए हैं। इससे साफ जाहिर है कि पिछले कुछ सालों में खालिस्तान के समर्थन में गुरुद्वारों में युवाओं को भड़काया जा रहा है। लेकिन जैसे शिवसेना ने उन्हें ललकारा और खालिस्तान मुर्दाबाद रैली का आयोजन करके उन्हें भड़काया, उससे पंजाब के हिंदुओं और सिखों में तनाव ही पैदा होगा। इसके अलावा इससे कोई हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। जबकि विदेशी शय से विदेशों से चल रहे खालिस्तान आंदोलन से निपटना सरकारी एजेंसियों का काम है, जैसे पहले भी 1984 से लेकर के 1992 तक निपटा गया। यह काम हिंदू संगठनों का नहीं है। हिंदू संगठन अगर सामने आएंगे तो तनाव पैदा होगा, इससे खालिस्तान आंदोलन और तेज होगा। आरएसएस ने हिंदू सिख एकता बनाए रखने में जो भूमिका बंटवारे के समय निभाई थी, उसकी आज भी जरूरत है, अलबत्ता ज्यादा जरूरत है। खालिस्तानियों में ताजा अति उत्साह की एक वजह पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना भी है। खालिस्तान का आंदोलन चलाने वाली सिख फॉर जस्टिस ने चुनावों में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। आम आदमी पार्टी खालिस्तान के साथ किसी गठबंधन से इनकार करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड हरप्रीत सिंह बेदी लगातार खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। जब उनके ट्वीट वायरल हो गए तो 1 मई को उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल ही डिलीट कर दिया, लेकिन उनके ट्वीट्स की कॉपी कर ली गई थी। इसलिए 2 मई को केजरीवाल ने मजबूरी में उसे पार्टी से निकाल दिया। एक आदमी केजरीवाल की पार्टी से निकाला गया है खालिस्तान आंदोलन को लेकर, और एक आदमी शिवसेना की पार्टी से निकाला गया है। लेकिन ये सारे भड़काव के पीछे कौन है? ये दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और शिवसेना। ये अब शीशे की तरह साफ हो गया है। मित्रों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि इतिहास के इन पन्नों को आज की पीढ़ी जान सके। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।